बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और लाहौर वाले, इस्लामाबाद वाले, ख़ास तौर पे लाहौर वाले हैरानो परेशान नहीं होंगे अगर आप मेरी तरह जल्दी सो गए थे और आज इस टाइम उठे तो आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि कल रात लाहौर में आंधी तूफ़ान वेरी अनएक्सपेक्टेड और बहुत ही जो कह लें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह का वेदर होने वाला है, क्योंकि सुबह तो गर्मी थी बाकायदा तौर पर और गर्मी की शिद्दत से, धूप या उसकी सख्ती से मैं खासी परेशान हो रही थी। लेकिन शाम को क्या हुआ, हालात व वाक़यात बदल गए, मौसम खासा बेहतर हो चुका है। लेकिन जो मट्टी आपको अपने घरों में इर्द गिर्द गाड़ियों पे मिली है तो कोई बात नहीं, अच्छा मौसम अल्लाह ताला ने दिया है, इसको एंजॉय करें। लेकिन आई होप एवरीवन इज़ सेफ़, क्योंकि आई हर्ड और मैंने चूँकि खुद से उस तरह से देखा नहीं कि बहुत शदीद आंधी और तूफ़ान था। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आगे बढ़ते हुए जी, आपको पता है कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो पाक भारत कशीदगी के हवाले से है, ये कोई अभी मौजूदा सूरत हाल नहीं है। हमेशा से अगर हम पास में भी देखें तो ताल्लुकात जो हैं वो कशीदा रहे हैं। मोदी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो जंगी माहौल है उसको पैदा करने की कोशिशों में तेज़ी भी आ रही है और आई भी है। और इन कोशिशों में सबसे ज़्यादा जो नुमाया हथियार वो इस्तेमाल करते हैं हमेशा से, वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। यानी ऐसे जाली हमले वाक़यात जो ख़ुद करवाए जाते हैं, अभी उसकी डिटेल शायद वहाँ मौजूद लोगों को भी नहीं पता होती, जो उन पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है ताकि जंग का जवाब बनाया जाए। भारत की जो हिस्ट्री है ऐसे इक़दाम से भरी हुई है जहाँ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा हो, जाली शवाहिद हों, मन घड़त खाके हों, AI के ज़रिए अब तो इन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और भारत को दहशतगर्द रियासत साबित करने की जो नाकाम कोशिशें हैं वो माजी में करता रहा है और अभी भी कर रहा है। पुलवामा हमला हो या बालाकोट में फ़ज़ाई कार्रवाई हो, हर वाक़े के बाद भारतीय मीडिया हो, सरकारी इदारे हों, झूठे बयानी को हकीकत बनाकर पेश करने की कोशिश करते हैं। और इन वाक़यात के पीछे जो छुपी हकीकत है, जब पाकिस्तान सामने लेकर आया है, भारत को सुखी का सामना करना पड़ा है। और अभी भी हमने देखा है कि जिस तरह से जाली खाकों समेत वाक़े के 10 मिनट के अंदर जब पुलिस भी वहाँ नहीं पहुँची थी, कोई इदारा नहीं वहाँ पहुँचा था, पाकिस्तान को उसको इल्ज़ाम लगाया गया, जिस पर DG ISPR ने मुख्तलिफ शवाहिद के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर के साथ एक मीडिया ब्रीफिंग भी दी और कहा कि अगर भारत हमें तंग करेगा तो फिर हम जवाब देंगे। ये क्या मसला है? और एक दफ़ा जो कह रहे हैं ना, हम इस सारे मामले को जो कि पाकिस्तान ने बड़े स्ट्रॉन्ग स्टैंड के साथ दुनिया भर में या दुनिया के सामने रखा है भारत की हकीकत को, क्या भारत अपनी हठधर्मी पर इसी तरह से कायम रहेगा? और क्या मज़ीद हमें इसको वंस एंड फॉर ऑल क्या सोल्यूशन इसका निकलना चाहिए? क्या आए रोज़ उठकर पाकिस्तान पर किसी भी दहशतगर्दी का या किसी भी वाक़े का इल्ज़ाम लगा देना? इस पर हम तज्ज़िया लेंगे। लेकिन उसके साथ साथ अवाम में भी बड़ा गम और गुस्सा पाया जा रहा है जी। और चूँकि हमारी अवाम, हम 1-2 दिन पहले भी मैं शो में बात करी थी कि बड़ी काम है, हम बिल्कुल पैनिक नहीं हैं, दो के वी ट्रस्ट आर फोर्सेस, हम सबको जानते हैं। लेकिन स्टिल जो बेचैनी या गुस्सा या पैनिक इंडियन अवाम के अंदर है, पाकिस्तानी अवाम उसके बरक्स खासी पुरसकून हमें सारे मामले के अंदर नज़र आ रही है। लेकिन अवाम इस सारे मामलात को लेकर क्या सोचती है, आपको सुनवाते हैं। इसी मसले का कोई हल कभी जंग ने निकाला है, कभी निकला है दुनिया में? किसी जगह भी जंग हो, पहले हालात जंग जैसे है, कोई कर सकता है? हमारे आबाओ अजदाद ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। अगर पाकिस्तान की तरफ कोई भी मैली आंख से देखेगा तो वो आंख निकाल देंगे। इंडिया में जो हमला हुआ उसको बगैर किसी सबूत, बगैर किसी एविडेंस के इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर इसका ब्लेम कर दिया। अगर इंडिया किसी भी जारियत करता है, ना सिर्फ हमारी अफवाज बल्कि हमारी अवाम मिल के इंडिया के खिलाफ किसी भी किस्म की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देगी। ये जो कहा है कि पानी बंद करेंगे, ये होगा वो होगा, तो ऐसे कुछ मसले हल नहीं होता हैं, उल्टा तनाज़ात बढ़ जाएंगे। जंग में नुकसान किसका होता है? जंग में नुकसान किसी आम बंदे का होगा, गरीब का होगा, बेवाओं का होगा, यतीम बच्चों का होगा, ठीक है, उनका नुकसान है। पुरानी लड़ाई कुछ और होती थी, लेकिन इस वक्त की लड़ाई जो है ये तो नस्लों को बर्बाद करके रख देगी। हालात ऐसे नहीं कि इंडिया पाकिस्तान पे अटैक कर सके, ना उसमें इतनी हिम्मत है, ना ज़रूरत है। तो ये सब उनके इलेक्शन चल रहे हैं, हेलमेट का वही ड्रामा है। हमें चाहिए कि डट के मुकाबला करें। हम मुसलमान हैं, कलमे वाले हैं, हमें किसी कोई खौफ नहीं है। जो हालात नज़र आ रहे हैं इस तरह से, इंडिया के भी नुकसान होंगे, हमारे भी नुकसान होंगे, तबाही की तरफ जाता है मुल्क। पाकिस्तानियों में वो जज्बा आ चुका है कि अगर जो इंडिया ने मज़ाहमत की तो इंशाल्लाह ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ कोई जंग की सूरत हाल बनाता है तो
तो हम आवाम पाकिस्तान फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं और इंडिया की इंशाल्लाह ईंट से ईंट बजा कर रख देंगे। पाक फौज साडी हिफाजत वास्ते बार्डर ते खड़ी है। अव्वल ते अल्लाह पाक ने उन्होंने अन्नी की हिम्मत दी है, अन्नी की ताकत दी कि उन्होंने साडी लोड़ नहीं पेगी, वो आप ही संभाल लेंगे। जो मोदी सरकार है वो इंतहाई जो है ना नासमझ है और वो उसे ये पता नहीं है कि उसने किस कौम को ललकारा है। इंशाल्लाह ताला फतह पाकिस्तान की होगी। इंडिया में जरूरत ही नहीं है कि वो पाकिस्तान पे हमला कर दे। लहू का एक एक कतरा इंशाल्लाह अपने मुल्क के दिफा के लिए हाजिर है। पाक फौज जिंदाबाद। पाकिस्तान जो महफूज है ये पाक फौज की वजह से है। हम पाक फौज के साथ हैं इंशाल्लाह और हमेशा रहेंगे। कोशिश करेंगे हम जो जितनी भी कर सके उनके लिए करेंगे इंशाल्लाह। इंडिया की जरूरत नहीं है साडे नाल जंग करे। होई ते बस होई जेड़ा है ना बार्डर ते कोई हलचल होएगी, अंदर नहीं आ सकता। जंग कहना आसान है, जो लगेगी उदों तो पता होंदा। इस्लाम वास्ते लड़ांगे, पाकिस्तान वास्ते लड़ांगे। इंशाल्लाह असीं पाकिस्तान दे नाल हां। जिंदाबाद साडी फौज है, सानू अपने आप पे फख्र है। इंडिया अगर हमसे जंग करेगा हम खुद बॉर्डर पे जाएंगे लड़ने के लिए। हम नौजवान नस्ल है, हमने ही पाकिस्तान का ख्याल करना और किसने करना है। एक वॉर से किसी का फ़ायदा नहीं हो सकता, दोनों जंगे लड़ेंगे, माली नुकसान होगा, जानी नुकसान होगा, तो एक टेबल पे बैठ के बात करनी चाहिए। इंडिया अब कुछ भी करता है, जंग में आता है हमारे साथ, हम हार अभी उनका एक प्लेन गिराया था दोबारा गिरा देंगे। अगर इंडिया और पाकिस्तान की जंग होती है तो बहुत मुतासिर होगा इंडिया, और इंडिया के लोग बहुत मुतासिर होंगे और बहुत तबाही होगी। मैं समझता हूँ कि आपका जंग जो है ना एक सोल्यूशन नहीं है। आपका कोई मसला इतना बड़ा नहीं होता कि बैठ के जो है ना उस बारे में बात नहीं की जा सके। जंग अगर करनी है तो फिर एक ही दफ़ा कर लो, आ जाओ, फिर पता चल जाएगा कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। होना तो नहीं चाहिए क्योंकि दोनों मुल्कों के नुकसान है। अगर होगी तो फिर इंशाल्लाह भरपूर तैयार है। पाकिस्तान की आर्मी नंबर 1 कहलाती है, तो वो भरपूर जवाब देने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। हम अपने मुल्क के लिए मरे गए, इसमें ही दफन हो गए, इसमें ही मार के उनको दफन हो गए। भारत में इतनी हिम्मत भी नहीं है। पाकिस्तानी अवाम तो बहुत मुतमईन है, बल्कि आप तो देख ही रहे हैं लोग इंजॉय कर रहे हैं, मज़ीद मीम्स बना रहे हैं उसके ऊपर। तो पाकिस्तानी कौम को कहीं से भी कोई खौफ नज़र नहीं आ रहा है। अवाम बिल्कुल हम अपने मुल्क के साथ, फ़ौज के साथ खड़े हैं, जो भी होगा देख लेंगे। अगर जंग होती है तो हम लोग भी साथ खड़े हुए हैं, जाहिर सी बात है, मुल्क तो पाकिस्तान हमारा अपना ही है, तो क्यों नहीं। अवाम की राय आपने सुनी। इस वक्त हमजा रिफत हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हैं। अस्सलाम वालेकुम हमजा, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। थैंक यू अरमाला। यस हमजा, ये जो अभी हम पब्लिक एक परसेप्शन था, जाहिर है, और मैं इस पर सबसे पहले कमेंट लूँगी आपका, क्योंकि हमने अवाम के अंदर देखा है जिस तरह से मीम वॉर हो सोशल मीडिया के ऊपर, हम पैनिक नहीं है, क्योंकि जाहिर है बरक्स इसके अगर हम देखें जो दूसरी साइड पे, इंडियन साइड पे, तो अवाम बहुत ज़्यादा पैनिक नज़र आती है और उससे बढ़कर उनका मीडिया बहुत ज़्यादा पैनिक है। डू यू एग्री विद दैट? एब्सोल्युटली अरमाला। उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये है कि इंडिया एक पैरानॉइड स्टेट है और पाकिस्तान एक तहम्मुल मिजाजी वाला स्टेट है। आप इंडिया के मीडिया को देखें, इतनी जिंगोइज्म है, इतना हाइपरबोल है। वो बेसिकली मीडिया सेंटर्स नहीं है, वो वॉर रूम्स बने हुए हैं जहाँ पे ये स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं और फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। मैं उनके चैनल्स पे गया हुआ भी हूँ और ऐसी ऐसी बातें उन्होंने फैलाई हुई हैं जो बात सवाए हिंदुस्तान के मीडिया आउटलेट्स, जिसमें फर्स्ट पोस्ट है, हिंदुस्तान टाइम्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, वहाँ पे इस तरह की चीज़ का तस्करा किया जा रहा है, इस तरह की स्टोरीज पब्लिश की जा रही है। पर कोई इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट, चलें छोड़ दे पाकिस्तानी मीडिया को, कोई इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट उनकी जो नैरेटिव्स है उसको पैरेट नहीं कर रहा। हिंदुस्तान के अंदर गम और गुस्सा मोदी रजीम के ऊपर भी है कि आपकी तरफ से इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ, और अगर इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है तो उसका एहतसाब कौन करेगा। ये सारे जो नैरेटिव्स हैं भारत के पूरे जो डेमोक्रेटिक और सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक लैंडस्केप का एक हिस्सा बना हुआ है। तो मोदी सरकार के ऊपर ज़्यादा प्रेशर है, वहाँ की आवाम बहुत ही ज़्यादा गम और गुस्से में है। कन्वर्सली अगर आप पाकिस्तान की तरफ देखें तो पाकिस्तान की जो आवाम है वो अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़ी है। हमने साफ जाहिर किया कि हम एक अमन पसंद मुल्क हैं, पर अगर हमारे खिलाफ कोई वार करेगा, और इस चीज़ को मैं खुद भी इंडोर्स करता हूँ, तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। हमजा, आप हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब ने भी ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर साहब, अभी हमजा भी जो बात कर रहे थे, मैं इस पर आपका भी कमेंट लूँगी कि अवाम के अंदर जो एक ट्रस्ट है अपनी फोर्सेस को लेकर, और जो पैनिक की सूरत हाल हम पाकिस्तान के अंदर नहीं देख रहे हैं। हमने इसके बरक्स, जैसे अभी हमजा ने मेंशन किया, कि उनका मीडिया हाउसेस जो हैं वो वॉर रूम्स बने हुए हैं, बाकायदा तौर पे एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं वहाँ पर कि किस तरह से एंटी मुस्लिम या एंटी पाकिस्तान एक नैरेटिव को बिल्ड किया जाए और उसको फिर अपनी जो हुकूमत है उसके हक में इस्तेमाल किया जाए। वीर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
ओके चलें, आप ब्रिगेडियर साहब से रब्ता करने की कोशिश करें। अच्छा हमजा, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस ये हमेशा से भारत का वतीरा रहा है, चाहे पुलवामा हो, बालाकोट हो, खुद से एक चीज़ को स्ट्रैटेजाइज किया जाता है, उसको एग्जीक्यूट किया जाता है और विद इन सेकेंड्स, इनफैक्ट नॉट मिनट्स, पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। क्या ये बयानिया दुनिया को जब बार बार ये इंडिया एक्सपोज हो रहा है, वंस एंड फॉर ऑल हम कोई चीज़ कोई सेटल नहीं कर सकते कि पता चले कि ये हमेशा से यही करते आ रहे हैं और यही करते रहेंगे? हैरानगी की बात यह है कि हिंदुस्तान के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही थी और उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ जब पुलवामा का अटैक हुआ था, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की जो उनकी चीफ मिनिस्टर बंगाल में ममता बनर्जी, उन्होंने तो ओपनली कह दिया था कि पुलवामा वाला सारा जो मामला था वो एक ड्रामा था, मोदी ने इसको इलेक्शनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया। अब सत्यपाल मलिक जो हैं, आप छोड़ दें आवाम को, पॉलिटिशियंस की अगर हम बात करें, सत्यपाल मलिक ने जो करण थापड़ को इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने कह दिया था ये सिर्फ इलेक्शनियरिंग के लिए है कि पाकिस्तान के ऊपर आप ब्लेम डाल दें ताकि आपको जो है पॉलिटिकल कैपिटल मिले। जब आप बिहार चले जाए, उत्तर प्रदेश चले जाएं या स्टेट लेवल इलेक्शन भारत के अंदर होते हैं, तब आपको इस चीज़ का पॉलिटिकल कैपिटल मिलेगा। इस तरह का जो बयानिया है वो हिंदुस्तान खुद कंडक्ट करता है, क्योंकि और उसको खुद फॉर्मेट कर आप कह सकते हैं, उसको खुद मंजर आम के ऊपर लेके आता है, क्योंकि इसको बुनियादी तौर पे मकसद ये है कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली, मिलिटरली। पाकिस्तान को ये कहा जाए कि एक स्टेट स्पॉन्सरशिप ऑफ टेररिज्म है। रेजिस्टेंस फ्रंट जिन्होंने पहलगाम का जो अटैक है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने क्लेम की, उसके बारे में हमने कभी पहले नहीं सुना था, पर इंडिया वाज क्विक टू पाउंस ऑन द फैक्ट कि उन्होंने कहा कि लश्कर तैयबा के साथ इसका एक लिंक है और फिर लश्कर तैयबा का लिंक उन्होंने ISI के साथ जोड़ दिया। जब उनसे पूछा जाता है, जब इनके मीडिया चैनल्स के ऊपर जाते हैं, उनसे पूछा जाता है ये लिंक आपने कब से बनाया, या मुझे म्यूट कर देते थे या मुझे ये कह देते थे कि इस तरह की कोई सिचुएशन को हम लोग मानते ही नहीं है। तो एविडेंस उनके पास होती नहीं है, लिंकेज जो लोग बना लेते हैं। और उनके जब अपने जो मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो या सत्यपाल मलिक हो, जब उनकी जो क्लेम्स हैं उनकी वेरासिटी को क्वेश्चन करते हैं, फिर वो कहते हैं कि इस तरह की कोई चीज़ ही नहीं है। सो आप छोड़ दें जो इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म है, इंडिया के अंदर से आवाजें आ रही हैं कि पाकिस्तान को ब्लेम करना मोदी राज का, जो हिंदुत्व ऑब्सेस्ड किस्म की गवर्नमेंट है, वो ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह हमारी पॉलिटिकल कंसोलिडेशन इस सेंस में हो कि एंटी पाकिस्तान हम स्टांस लेंगे तो डोमेस्टिकली हमें वोट मिलेगा। बिहार के इलेक्शंस हो रहे थे जब ये सारी चीज़ हुई और मोदी ने बिहार के इलेक्शंस के अंदर उस किस्म का रेटरिक इस्तेमाल किया कि पाकिस्तान को हम ये कर देंगे और वो तो दहशतगर्दों का गढ़ है और हम जाके वहाँ पे अटैक कर देंगे। सही बात, साफ सी बात है, अगर उन्होंने अटैक करने की कोशिश की तो अभिनंदन को इस दफा जो है हम चाय पिला के नहीं भेजेंगे वापस। एब्सोल्युटली, अब तो चाय पूछेंगे भी नहीं मुझे लगता है, जितना इंडिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट अपना बयानिया बनाया। ब्रिगेडियर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आ रही है, आवाज़ आ रही है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अभी हमजा भी बात कर रहे थे कि ये सिर्फ इंटरनेशनली नहीं, इंडिया के अंदर से भी जो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हो या दीगर मामलात हो, आवाज़ें उठ रही हैं। इवन उनकी आवाम हो, पॉलिटिशियंस हो, वो कह रहे हैं कि जी अगर इंडिया की ये अपनी जो इंटेलिजेंस है उसका बहुत बड़ा फेलियर है अगर वो उसको इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगा भी रहा है। डू यू एग्री विद दैट? आवाज़ गायब क्या करते हैं? जी बिल्कुल, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। देखिए हिंदुस्तान में ये जो इस वक्त गवर्नमेंट है, पिछले 12 साल से मोदी की और बीजेपी की, ये एक बहुत ही डिफरेंट किस्म के लोग हैं। ये नफ़रत की सियासत करते हैं, ये इंतहा पसंदी की सियासत करते हैं। इनकी सियासत में कोई दानिशमंदी नहीं होती, दूरअंदेशी नहीं होती, डिप्लोमेसी से लोग आ रही हैं। इस तरह का हर दूसरे दिन एक ड्रामा क्रिएट करके अपने मुल्क के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं, अपने अवाम के लिए भी करते हैं। अभी पिछले 10 दिनों से इन्होंने जो एक हाइप क्रिएट की हुई है, बिल्कुल हमजा की बात ठीक है। हिंदुस्तान में जिधर चले जाएं, मीडिया चले जाएं, इनके लोगों से मिलें अक्रॉस द कंट्री, स्पेशली सेंट्रल इंडिया में, तो लगता है कि जी आज जंग हुई या कल जंग हुई। इस तरीके से रियासतें नहीं चला करती। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान में आप देखिए हमारा मीडिया भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है, हम अपनी फ़ौज के साथ बिल्कुल खड़े हैं, लेकिन हमारा बयानिया उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। हमारा बयानिया बहुत क्लियर है दुनिया के लिए कि हमने ना इसको हवा देनी है, ना हमने पहल करनी है। लेकिन अगर उन्होंने कुछ करने की कोशिश की तो फिर भागने नहीं देंगे। अभी 10 दिन से आप लोगों को ये कह रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं कि आज किया या कल किया, पता उनको भी है, उनको बिल्कुल पता है पाकिस्तान की कैपेबिलिटी क्या है, और ऐसा करके फिर उनके लिए जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। ये दुनिया के किसी और मुल्क में इस तरीके से नहीं होता। इलेक्शनरिंग में अगर आपने जाना है तो हर दफ़ा ये मजाक तो नहीं है ना कि पाकिस्तान को जितनी गालियाँ देंगे उतने आपको वोट मिलेंगे। अभी बिहार के इलेक्शन में आप देख लीजिएगा क्या होता है। मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पर इसको कामयाबी मिलेगी। उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। इंडिया के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, इंडिया की अपोजिशन आवाज़ें उठा रही है
क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, उन्होंने सियासत करनी है। वो ये इस तर्ज सियासत के साथ वो नहीं चल सकते। हर चीज़ का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दे। लश्कर तैयबा तो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती बहुत अरसे से, हमने कभी नहीं सुना। और ये उसको लिंक लश्कर तैयबा के साथ लगा देना और लगाई अगले 5 मिनटों में इसका लिंक जोड़ देना। 10 दिन हो गया, आपने कोई किसी किस्म का सबूत नहीं दिया। आपकी अपने जो लीक्स हुई हैं रॉ की, वो क्या बता रही है? तो सारी की सारी एक, अगर हम इन कड़ियाँ मिलाएं तो एक बात बहुत क्लियर है कि इसमें इस चीज़ का कोई सिर पैर नहीं है। इन्होंने एक ड्रामा क्रिएट किया है सिर्फ पाकिस्तान को ब्लेम करने के लिए दुनिया में, लेकिन अभी दुनिया भी इनकी बात नहीं सुनती, क्योंकि ये स्टेट टेररिज्म करते हैं। दुनिया जहान में इन्होंने सेंट्रल यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, मिडल ईस्ट में, पाकिस्तान में तो है ही है, एक ऐसा माहौल क्रिएट किया है इनके लोग पकड़े जाते हैं, उनको सजाए मौत होती है। इनके सिक्योरिटी के लोगों को कतर में सजाए मौत हुई है, नेवी के ऑफिसर्स को। इनके सफ़ीर को कनाडा वहाँ से इसलिए निकाला कि वो दहशतगर्दी स्टेट टेररिज्म का इल्ज़ाम लगा के निकाला। ये तुर्रा इम्तियाज़ भी इन्हीं का है, ये भी किसी को इजाज़त आज तक हासिल नहीं हुआ। तो ऑल सेट एंड डन, ये एक अजीब सा इन्होंने यहाँ पर ड्रामा बनाया हुआ है। लेकिन हमारा स्टांस बिल्कुल क्लियर है। हमारा स्टांस हक पर मबनी है, चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप हो या हमारी मिलिट्री लीडरशिप हो। हमने ये बहुत क्लियरली बता दिया है कि जी अगर आपने कुछ किया तो फिर जंग ख़त्म हमारे कहने पे होगी, फिर आपके कहने पे ख़त्म नहीं होगी। अब देखें खलबली मची हुई है, कभी नॉर्दर्न कमांड के कमांडरों को हटाते हैं, कभी एयर वाइस मार्शल को हटा देते हैं। अभी जंग शुरू नहीं हुई, ऑपरेशनल लेवल पे जाके इन्होंने सीनियर आर्मी एयरफोर्स के अफसरों को पहले ही हटाना शुरू कर दिया है। तो लैक ऑफ ट्रस्ट है, लैक ऑफ मोटिवेशन है, ओवरऑल लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। तो इनके लिए एक बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। आई होप कि इनको अकल आ जाए, जो कि इनको आने वाली नहीं है, क्योंकि इस तरह के जो पॉपुलिज्म बेस्ड रजीम होते हैं उनको इन चीज़ों की समझ नहीं आती जब तक कि वो बहुत नुकसान ना उठा लें। तो हिंदुस्तान के अवाम को सोचना है कि कब तक इस तरह के ग्रोह को अपने ऊपर मुसल्लत रखेंगे, जो उनके लिए दुनिया में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक हो गया। इस पर हमने और भी कमेंट लेना है। हमजा रिफत और ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो डिस्कशन को जारी रखते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए। हमजा रिफत हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पर जाने से पहले ब्रिगेडियर साहब ने कुछ बात कर रहे थे। हमजा, हमें उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि जाहिर है जिस तरह से इंडिया ने ये सारा मामला किया है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि सिंध तास मुआहिदा हो या उसके साथ साथ जो सिफारती सतह पर ताल्लुकात हो, हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं उनके साथ जिस तरह से वाघा बॉर्डर पर सलूक किया गया, इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि गम और गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी हैं। और हमने उस चीज़ को बहुत सेंसिबली हैंडल किया, क्योंकि जिस तरह से इंडिया पैनिक करके इस तरह के मामलात को ले रहा है और आगे लेके जा रहा है, डू यू थिंक कि ये सिर्फ एक बहाना तलाश किया गया है जस्ट टू मेक श्योर कि पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की चीज़ों को प्रोपेगेट किया जाए इंटरनेशनली? पार्शली दैट्स ट्रू। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान के ऊपर हमेशा से गम और गुस्सा तो रहा है, जैसा मैंने पहले भी कहा था, डोमेस्टिक पॉलिटिकल कैपिटल के लिए। क्योंकि इस तरह का रेकलेस स्टेप कोई भी जो दो मुल्क है जिन्होंने, और अब मैं थोड़ा सा आपका निशानदेही करूंगा इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर। ये वर्ल्ड बैंक के थ्रू 1960s के अंदर निगोशिएट की गई थी कि जो सेफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर्स है दोनों मुल्कों के दरमियान, उसको तय किया गया था यूनिलैटरली। इंडस वाटर ट्रीटी को अभी तो उन्होंने कहा है कि इट्स एन अबेयंस, सस्पेंड नहीं उन्होंने किए, अबेयंस के अंदर है। अबेयंस का भी कोई क्लॉज जो है वो उस मायदे के अंदर, वो दैट्स नॉट समथिंग व्हिच इज देयर। सो इससे साफ साबित होता है कि ये बहुत ही ज्यादा रेकलेस स्टेप है। दूसरा, डिप्लोमैट्स के साथ साथ डिफेंस अटाशेज को जो बाहर भेज देना, ऊपर से जो बहुत सारे लोग जो पाकिस्तानी हिंदुस्तान के अंदर अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं सदियों से, उनको भी निकाला गया है। ये बेसिकली एक रेकलेस स्टेप है। और ये जो पहलगाम का जो अटैक है और फिर पाकिस्तान को जो है एक फैलेसी प्रमोट करना कि पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया इस चीज़ को, ये एक मौका मिल गया मोदी रजीम को ये बताने के लिए कि देखिए हम एंटी इमिग्रेंट्स भी हैं, हमने पाकिस्तानियों को बाहर भी निकाल दिया, सब डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए। कि अगर हमारे जो सो कॉल टेररिस्ट अटैक ये जो पाकिस्तान की तरफ से आया, ये उनका बयानी है, पाकिस्तान की तरफ से आया तो ये हम इक़दामात उठाएंगे। हम इंडस वाटर ट्रीटी को जो वर्ल्ड बैंक ने नेगोशिएट किया उसको भी हम यूनिलैटरली जो है ना अबेयंस के अंदर रख देंगे। हालांकि ये बेसिकली इलीगल है। वर्ल्ड बैंक के जो सारे क्लॉजेज है, वर्ल्ड बैंक की जो सारा जो उन्होंने किरदार अदा किया है उसकी खिलाफ वर्जी है। और हमारे डिप्लोमेट्स को चाहिए
वर्ल्ड बैंक के डेलीगेशंस आते रहते पाकिस्तान में, क्योंकि हमारी माशी हालात इतने अच्छे नहीं है, तो आते रहते हैं, उनके साथ इस चीज़ को रेस करें, एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव पे लेके जाएं कि आप वर्ल्ड बैंक के थ्रू ये मुआहदा हिंदुस्तान किस तरह से यूनिलैटरली इस चीज़ को जो है वाटर टेररिज्म को कैसे प्रमोट कर सकता है, यूनिलैटरली जब अबेयंस का क्लॉज नहीं है इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर, उसको कैसे वायलेट कर सकता है। ये सारी बातें जो हैं उसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान को एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव इस वक्त चलाना चाहिए। मेरे ख्याल से हमारी तरफ से रिबटल्स बहुत अच्छी आ रहे हैं, हमने उनके प्रोपेगेंडा को एक्सपोज बहुत ज़्यादा किया है, चाहे वो खालिस्तान मूवमेंट की अगर हम बात करें या इंडिया के अंदर से जो आवाज़ें उठी जा रही है, पर एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर इस जो सिंतास मुआहदे के ऊपर भी हमें इस चीज़ को करना चाहिए। और मेरे ख्याल से एक बयानिया ज़रूर इंडिया ने बनाया है कि क्योंकि, और मैं कल परसों पढ़ रहा था कि बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को भी उन्होंने बाहर निकाल दिया, हालांकि उनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज़ के साथ, ऐसे तो पाकिस्तानियों का भी नहीं है। तो ये एक पैरानॉइड स्टेट की जो है ना अक्कासी करते हो। दूसरा ये कि एक ऐसा स्टेट जो पाकिस्तान को बुनियाद बना के इस तरह के इक़दाम उठाता है, इससे साफ साबित होता है कि ना तो ये डेमोक्रेटिक है, ना तो ये पीस लविंग है, ना तो ये अच्छे सफारती ताल्लुकात के अंदर बिलीव करते हैं। एब्सोल्युटली, सो राइट। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप अभी जैसे हमजा ने कहा कि इसको इंटरनेशनली भी बड़ा एक्सपोज करने की ज़रूरत है, दो कि वो दे आर ऑलरेडी एक्सपोज्ड इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। और जिन इदारों का भी हमजा ने भी जिक्र किया कि वर्ल्ड सिंतास मुआहदे को लेके, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस की बात कीजिए, OIC की बात की, सारे वो इदारे हैं जिसको पाकिस्तान को अपना ये जो मौक़िफ़ है इसको, डू यू थिंक कि मज़ीद उनको इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि ये हम इस चीज़ को सेटल करें कि आए रोज़ इस तरह के भोंडे ड्रामे रचा के पाकिस्तान को हर चीज़ टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करना हो या पाकिस्तान के लोगों को डैमेज करना हो, वहाँ रहने वाले मुसलमानों को तंग करना हो, ये सारे वाक़यात रोकने के लिए कोई मौसर इक़दाम एक दफ़ा होना ज़रूरी है? जी बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, और मेरा ख्याल है गवर्नमेंट कर भी रही है। अभी तक गवर्नमेंट ने ठीक इक़दाम किए हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि हमने ख़ुद से कुछ इश्तियाल अंगेज़ी ऐसा काम नहीं करना, वो खुद ही कर रहे हैं और उनका जवाब हम ठीक तरीके से दे रहे हैं। ज़्यादा ऑफेंसिवली डिप्लोमेसिकली इसको मज़ीद देने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट बिल्कुल देगी। परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बात हुई, और चाहे यूनाइटेड नेशन का फोरम हो, OIC का हो, रीजनल फोरम्स हो, बिकॉज पाकिस्तान बहुत सारे फोरम्स का हिस्सा है और कुछ ऐसे फोरम है जिसपे इंडिया भी उसका हिस्सा है। देखिए इन्होंने जो हरकत की है, जो पहली दफ़ा नहीं की, ये गायब बगाए करते रहते हैं। अभी पिछले 10 दिन से जितना इन्होंने खुद कश्मीर को इंटरनेशनलाइज कर दिया है, हमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अभी दुनिया में हर जगह पर कश्मीर का जिक्र हो रहा है, पहलगाम का जिक्र हो रहा है। दैट मीन्स कि कश्मीर इनके कंट्रोल में नहीं है। हम तो शुरू से कहते हैं कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और इनका वहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो खुद ही ऐसा काम करते हैं। फिर पाकिस्तान के खिलाफ रेटरिक जो ये करते हैं, तो दुनिया इनको यही पूछती है कि आप एक किस किस्म के न्यूक्लियर पावर हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि आपको यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाया जाए, दूसरी तरफ आपके हमसाये में आपका मुल्क एक पाकिस्तान है, उसी के साथ आपके इशूज़ ठीक नहीं है, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आपकी, तो पाकिस्तान भी बात नहीं सुनता, आप रीजनल पावर भी आपको कोई नहीं मानता। तो इस तरह के काम करके इनडायरेक्टली ये अपने आप को नुकसान पहुँचाते हैं और हमारी पोजीशन तो मैं कहता हूँ मज़ीद बेहतर करते हैं। ये अभी जितनी इन्होंने हाइप क्रिएट की हुई अपने मुल्क के अंदर, दुनिया के किसी मुल्क में ऐसे नहीं होता। वॉर रूम्स बने हुए हैं भाई, जब तुमने इतना एक तमाशा क्रिएट किया हुआ है, तो जो तुम कह रहे हो मैं आज कर रहा हूँ, आज कर रहा हूँ, आज कर, करके देखो, करते फिर क्यों नहीं हो? ये करेंगे भी नहीं, इनको पता है ये नहीं कर सकते, क्योंकि इनके लिए बहुत सीरियस इश्यूज़ हैं। इनको पता है कि पाकिस्तान की फ़ौज और एयरफोर्स जितनी स्ट्रांगली इनको स्ट्राइक बैक करेगी, फिर इनके पास फेस सेविंग के लिए कोई मुँह नहीं होगा। जितने मर्जी ये जदीद हथियार ले आए, सिर्फ राफील्स ने या बोफर्स ने काम नहीं करना। उनको चलाने के लिए मोटिवेटेड, डेडिकेटेड आपको सोल्जर और प्रोफेशनल लोग चाहिए। मूडी ने पूरे हिंदुस्तान को हैप्नोटाइज करके एक यरगमाल बना दिया इस रजीम ने, चाहे वो किसी भी लिहाज से हो। इनके मुल्क के अंदर बड़ी पावरफुल वॉइसेस हैं जिनकी पब्लिक में क्रेडिबिलिटी है। जैसे हमजा ने कहा, ममता बनर्जी एक बड़ी पावरफुल पॉलिटिशियन है, कांग्रेस के लोग हैं। इसी तरीके से इनकी रीजनल पार्टीज़ हैं। पंजाब में देखें, सिख इनके काबू में नहीं है, इनकी बहुत सीरियस इशू है। खालिस्तान मूवमेंट अभी सिर्फ एक कोई रवायती या कह सकते हैं कि वो सिर्फ कहने की हद तक नहीं है। पंजाब में बहुत अपहीवल है उनके गेस, कश्मीर में तो है ही है, सेंट्रल इंडिया में है, उसके अलावा 7 सिस्टर स्टेट्स में है। तो इनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इस तरह के काम करके क्रिकेट के ग्राउंड हो या सकाफती हमारा मैदान हो, हर जगह ये पाकिस्तान की दुश्मनी, पाकिस्तान की दुश्मनी, इस तरह की रवायती दुश्मनी दुनिया के किसी दो ममालिक के बीच में नहीं है। देखें, आपके इंटरेस्ट होते हैं, स्टेट टू स्टेट रिलेशंस होते हैं। आप स्टेट लेवल पे जाके इस तरह की भोंडी हरकतें नहीं करते। इस तरह की हरकतें करके ख़ुद एक्सपोज होते हैं,
फिर बैकफुट पे आते हैं, फिर शर्मिंदा होते हैं। लेकिन चूँकि ये इतने इस तरह के लोग हैं, ये एम्बेरसमेंट फील ही नहीं करते, क्योंकि जो नफ़रत की पॉपुलिज्म की सियासत होती है उसका अल्टीमेट अंजाम यही होता है कि जो मोदी के साथ हो रहा है, और आप देखिएगा आगे जाके क्या होगा। स्ट्रॉन्ग वॉइसेस हैं, दुनिया को तरक्की चाहिए, इकॉनमी को बेहतर करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के इशू जितने मर्जी हों, लेकिन इनके लिए हम काफ़ी हैं। ये दुनिया को पता है कि पाकिस्तान इकनॉमिकली वीक है, स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान के पॉलिटिकल इशूज़ जितने मर्जी, बट इंडिया को सॉर्ट आउट करने के लिए हम हर वक्त मौजूद हैं। ये इंडिया को पता है, दुनिया को पता है। इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट कोई गज़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। अगर हुआ, दुनिया को पता है कि 2 न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, ये डिज़ास्टर्स होगा पूरी दुनिया के लिए। ये जिस एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म को हमने रोका हुआ है अफ़गानिस्तान वाली साइड से, जिस तरफ हम ही कर सकते हैं, ये दुनिया के लिए हमने, ये दुनिया के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। अपने मुल्क की हिफाजत हम कर ही रहे हैं। अगर पाकिस्तान फ़ौज ने इन लोगों को 20 साल से ना रोका होता, अभी तक ये यूरोप और कहाँ के कहाँ पहुँच गए होते। तो इसलिए वर्ल्ड को पाकिस्तान की ज़रूरत है। इस तरह के आकबत अंगेश, नाकबत अंगेश, अकल से आरी लोगों की ज़रूरत दुनिया को नहीं है। इनको ये समझने की ज़रूरत है, जो कि समझ नहीं रहे। आई होप दे अंडरस्टैंड। अगर ये अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो इनके लिए ये बहुत मुश्किल सिचुएशन हो जाएगी दिन ब दिन आगे चल के, बिकॉज आप इतनी हद तक नफरत को ले गए हैं कि वहाँ से स्टेप बैक करना आपके अपने लिए मुश्किल है। इस तरह कहीं पर भी नहीं होता, ना दुनिया में कहीं होता, ना हिस्ट्री ने कहीं देखा है। बिल्कुल सही है। इन द एंड हमजा, मैं आपका कमेंट इसी बात पे चाहूँगी कि ये आप इंडिया को पहले अपने इंटरनल मैटर सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, ना कि एंटी पाकिस्तान बयानियाँ बना के इसको दुनिया के सामने जो नाकाम वो कोशिश करे। बिकॉज जैसे मोदी सरकार का भी जिक्र भी किया बगेरी साहब ने, इंटरनली बड़ी स्ट्रॉन्ग वॉइसेस हैं जो उस सरकार के अगेंस्ट उठ रही हैं, और सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर भी इस तरह के एंटी स्टेट बहुत सारे वाक़यात हुए हैं, जिसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं मोदी खुद भी है। एब्सोल्युटली। अगर आप नक्सलियों की मूवमेंट को देख लें, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, नक्सलाइट मूवमेंट जो है वो उनके बस की बात ही नहीं है। मोदी सरकार आई और इस नैरेटिव को लेके आई कि हम टेररिज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लेंगे। नक्सलाइट मूवमेंट उसी तरह से है। खालिस्तान मूवमेंट जो 1984 की सिख रायत से शुरू हुई थी, वो इस दफ़ा इंटेंसिफाई ज़्यादा हुई है। फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, साउथ के अंदर है, श्रीलंका के अंदर भी इन्होंने राजापक्सा की रजीम को हटा के आज भी श्रीलंका के अंदर सेंटिमेंट एंटी इंडिया है। बांग्लादेश को अगर हम देख लें, हम इंटरनली भी देख लें, रीजनली भी देख लें, इंडिया और नेपाल ने भी कहा है कि इंडिया इज अंडर मोदी हैज बीन बुलिंग अस कि आप इस तरह की खारजा पॉलिसी अपनाएं, आप चाइना की तरफ ना जाएं। नेपालीज आल्सो फेड अप विद देम। इंटरनली नक्सलाइट मूवमेंट होगी, खालिस्तान मूवमेंट होगी, आप इनकी साउथ के अंदर इंसर्जेंसीज देख लें। इंडिया के अंदर इस वक्त तकरीबन 15 इंसर्जेंसीज हैं जिनके साथ, और सारी एंटी मोदी इंसर्जेंसीज इस वक्त चल रही हैं। तो इससे साफ साबित होता है जो इंडिया का अपना प्रोफाइल है, और ऊपर से वो इंसर्जेंसीज को प्रमोट भी कर रहे हैं, टेररिस्ट को प्रमोट भी कर रहे हैं, चाहे वो बलोच मिलिटेंट्स को देख लें पाकिस्तान के अंदर। तो इससे साफ पता चलता है कि इंडिया को खुद इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि वो एक एक्सपेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी अपनाते हैं, और अगर उन्होंने अपनाने की कोशिश की तो पाकिस्तान गाजा नहीं है, हमारे पास एटमी हथियार है, हमारी कोई नॉन फर्स्ट यूज पॉलिसी भी नहीं है। तो अगर इस तरह की कोई हरकत इन्होंने की, न्यूक्लियर वेपन्स की तक तो बात नहीं जाएगी, बट पाकिस्तान जो है, हमारी एयरफोर्स और फौज जो है ना, काफ़ी है इन लोगों के लिए। पुलवामा वाले इंसिडेंट में भी यही चीज़ हुई थी, इस दफ़ा भी ये चीज़ होगी। और मैं ब्रिगेडियर साहब की बात को थोड़ा सा फॉरवर्ड करते में, उनमें कोई स्ट्रेटेजिक सेंस नहीं है, दे आर नॉट सेंसिबल पीपल। मैं मोदी सरकार की बात कर रहा हूँ। वो तो अंदाजा हो गया है, इंसर्जेंसीज को भी नहीं डील कर सकते, और वैसे भी वो चीज डील नहीं कर सकते। पाकिस्तान को उन्होंने हमें बहाना बनाया हुआ है, पाकिस्तान को बहाना बनाया हुआ है। थैंक यू वेरी मच हमजा, बहुत शुक्रिया आपका। और ब्रिगेडियर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें टाइम दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन और हमजा रिफत हुसैन हमारे साथ मौजूद थे जी। इस वक्त जो ताज़ा सूरत हाल है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जिस पे हम बात भी कर रहे हैं, और ये कशीदगी जिसको पाकिस्तान कहीं हवा नहीं दे रहा, इसका सिर्फ जिम्मेदार इंडिया है, जो कि खुद इस तरह के बयानिए को अपनाकर दुनिया भर में पाकिस्तान को एक गलत तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि शायद पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, जिसकी पूरी दुनिया जानती है। और हमने खुद टेररिज्म को, एज वी ऑलवेज से, कि हमने फेस किया है। हम कभी भी टेररिज्म या टेररिस्ट को सपोर्ट करने वाला मुल्क नहीं हो सकते, क्योंकि जितनी कुर्बानियाँ हमने इस टेररिज्म के नाम पे दी हैं, शायद ये दे कांट इवन इमेजिन। सो आई होप कि ये कशीदगी कम हो। कोई मुल्क जंगों से नहीं, हम कोई भी मुल्क जंग नहीं चाहता, और कोई भी नहीं चाहता कि जंग के हालात के अंदर हम रहें। सो आई होप कि अल्लाह ताला इस सारे मामले को हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और इस सारे मामले को बखैर व आफियत जो है सॉर्ट आउट हो, ना कि जंग को प्रोवोक किया जाए। हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।
अच्छा जी, कराची यूनिवर्सिटी में मुतासरा जो पानी की लाइन है उसकी मरम्मत जारी है। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे तला मखतूम हमारे साथ मौजूद है। जी बिल्कुल, 2 रोज़ कबल कराची यूनिवर्सिटी के अंदर कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन की 84 इंच की जो डैमेज होने वाली लाइन है उस लाइन के अंदर मौजूद है। उसके सबसे पहले मनाजिर जो है वो कैमरामैन मेरे अशफाक दिखा सके कि ये लाइन डैमेज हुई है, जिस तरीके से अगर ये कैमरे की आंख से दिखा सके कि ये 84 इंच की लाइन के अंदर हम मौजूद है और जो है ये शदीद मुतासिर हुई है, जिसकी वजह से जो है वो हज़ारों गैलन यहाँ से पानी ज़ाया हुआ है। लगता यूँ है इब्तदाई तौर पर रिपेयरिंग का काम जो है वो शुरू हो गया है। मज़ीद इस पर बात करेंगे, सुपर इंजीनियर हैं तनवीर शेख साहब जो आपको आते हुए दिख रहे हैं, लाइन का मुआयना करके आ रहे हैं वो, तो वो मज़ीद उनसे जानते हैं कि वो मज़ीद जो है इसमें कितना वक्त लगेगा। सर ये लाइन का आपने मुआयना किया तनवीर साहब, कितनी डैमेज है लाइन? अच्छा, हम लाइन के अंदर उतरे हैं और हम जो बाकी के पाइप हैं जो आगे की तरफ जो फॉरवर्ड पाइप आगे जा रहे हैं जो सीओडी की तरफ, और पीछे के जो पाइप हैं जो हमारी एनिके से पाइप लाइन आ रही है, इसके हर पाइप्स का हम बागौर जायज़ा ले रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि हम इस पाइप को रिपेयर करने के बाद जब सप्लाई चलाएं तो फिर इस तरह का, अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता, इस तरह का वाक़या दोबारा कोई पाइप जो है वो डैमेज हो। तो हम इसको इंटरनल इंस्पेक्शन करके हर पाइप की क्वालिटी चेक कर रहे हैं कि किसको क्या किस तरह से रिपेयर करना है, तो वो हम अपनी जो है वो सारी रिपेयरिंग वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। आखिरी बात पूछूंगा, 96 घंटे का वक्त लिया है 7-9 पे, काम में रिपेयरिंग का वो मुकम्मल कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। देखें थोड़ा सा काम इसमें बड़ा है क्योंकि हम लाइन के अंदर जब आए हैं तो हमें ये बहुत सारी मेजर चीज़ें नज़र आई हैं जिसको हमें रिपेयर करना है। उसके बगैर हम सप्लाई नहीं खोल सकें जब तक हम अपना रिपेयरिंग वर्क कंप्लीट नहीं करें। 96 में हमें टास्क दिया गया है, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 96 में कंप्लीट करें। अदरवाइज़ अगर थोड़ा सा टाइम लगता है तो वो सिर्फ इंटरनल रिपेयरिंग की वजह से लगेगा जिसके अंदर हम पाइप का जो इंस्पेक्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सुना कि इतनी बड़ी लाइन का जो मरम्मती काम है, रिपेयरिंग का काम है, उसको 96 घंटे में मुकम्मल करने में जो है वो मुकम्मल कोशिश कर रहा है वाटर कॉर्पोरेशन। लेकिन कुछ डैमेजेस मजीद दिखे हैं इस लाइन में जिसको रिपेयर किए बगैर इस लाइन को नहीं खोला जा सकता सप्लाई के लिए। अब देखना यह है कि वाकई का वाटर कॉर्पोरेशन इसकी मरम्मती काम मुकम्मल करके 96 घंटे में शहर की जो 250 मिलियन गैलन पानी की कमी है उसको पूरा कर पाएगी या जो है वो मजीद वक्त लेगी। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मौसम तो बहुत अच्छा लग रहा है सुबह से ही। आप बताएं कैसा रहने वाला है आज मौसम? कल रात को बड़ा आंधी तूफान आया और मैं रोड्स पे देख भी रही थी दरख्त और दीगर चीज़ों वाले मामले भी हुए थे। बिल्कुल अर्मिला, ऐसे ही है। गुज़श्ता हफ्ते शदीद गर्मी थी और हीट वेव्स के खदशात जाहिर किए जा रहे थे, लेकिन कल अल्लाह की तरफ से इस कदर खूबसूरत मौसम भी हो गया और साथ ही साथ कुछ नुकसानात भी हुए। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताते जाएं कि जहां आंधी और तूफ़ान आया वहां मौसम कदरे बेहतर हो गया, गर्मी का जोर टूट गया और दर्जा हरारत भी थोड़ा सा कम हुआ। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन चलें जितना भी हुआ शुक्र है अल्लाह का। अचानक से कल ठंडी हवाएँ चली, आंधी और तूफ़ान आया, उसके बाद बारिश का सिलसिला सारी रात वक्फे से जारी रहा और आज सुबह से भी सूरज और बादलों की जो आंख मचोली का सिलसिला है वो तकरीबन जारी ही रह रहा है। लेकिन इसके साथ साथ महकमे मौसमियात की जानिब से अच्छी नवीद ये सुनाई गई कि आइंदा 2 दिन तक मौसम इसी तरह कदरे बेहतर रहने वाला है। गर्मियों से लाहौरियों की जान छूट जाएगी। अगर हम ओवरऑल पंजाब की बात करें तो ओवरऑल पंजाब का मौसम भी कदरे बेहतर है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते जाएँ, जब कल गुज़श्ता रोज़ की अगर हम बात करें तो आंधी और तूफ़ान के बायस बिजली के जो फीडर्स थे वो भी ट्रिप कर गए और 300 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप किए थे। लेकिन लेस्को की जानिब से ये कहा गया कि जैसे ही बारिश रुकेगी तो फिर उसके बाद बिजली बहाल की जाएगी और जैसे ही बारिश का जो सिलसिला कम हुआ तो फीडर्स भी बेहतर होना शुरू हो गए। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते जाएँ, कल चूँकि एक बड़ा मैच था कोयटा ग्लैडिएटर और लाहौर कलंदर्स का, वो भी बारिश के नज़र हो गया। लाहौरिये हैं, कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते हैं। एक ही उनके पास चांस था कि चले मैच को, PSL को एंजॉय कर लेते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मौसम भी कदरे बेहतर होगा ही, तभी हम इस तमाम चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये बताते जाएं कि महकमे मौसमियात की जानिब से अच्छी नवीद ये सुनाई जा रही है कि 4 मई तक पंजाब के बेशतर इलाकों में मौसम इसी तरह हसीन रहने वाला है और अभी भी मौसम हसीन ही है। जैसे ही मौसम बेहतर होता है गर्मियों के दिनों में तो हमारे भी मूड खुशगवार हो जाते हैं कि चले आउटडोर जाना है तो बाहर निकलने के लिए मौसम कदरे बेहतर होना चाहिए, क्योंकि सूरज जब पूरी आबोताब के साथ चमकता है तो बाहर निकलते हुए
हुए भी हमें भी कुछ हो रहा होता है, दिल को आई कुछ कैन हो रहा होता है टोटली कि अच्छा, इमेजिन इतनी गर्मी में बाहर जाकर रिपोर्टिंग करना है, कोई भी काम करना है, ये तो आप छोड़ ही दे। अब हम बहुत सारे लोग बहुत मुश्किल हम काम कर रहे होते हैं, लेकिन स्टिल जी धूप के अंदर काम करना बहुत मुश्किल है। नताशा, हैट्स ऑफ टू यू गाइस। लेकिन अच्छा, आप बता रही थी कि 4 मई तक वेदर ऐसा रहने वाला है, सो क्या बारिश के हवाले से भी पेश कोई है या सिर्फ ये इसी तरह का प्लेजेंट वेदर देखने को मिलेगा चूंकि इट्स वीकेंड एज वेल? नहीं अरबला, बारिश के जो इम्कानात हैं वो भी जाहिर किए जा रहे हैं और महकमे मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद, मरी, गिलियार, जेहलम, रावलपिंडी और दीगर जो इलाके हैं वहाँ पर भी बारिश बरसने के इम्कानात हैं और मौसम इसी तरह खुशगवार और हसीन रहने वाला है। तो लिहाजा लाहौरियों ने ना सिर्फ, बल्कि अगर हम पंजाब के शहरियों की बात करें तो पंजाब के लोगों ने भी इस मौसम को खूब इंजॉय करना है, क्योंकि आने वाले दिनों में शदीद गर्मी का जो सिलसिला है वो दोबारा से शुरू हो जाएगा। लेकिन जो वक्त है, अच्छा वक्त है, उसको अच्छे तरीके से गुजारना है और फिर वीकेंड भी है, तो इस वीकेंड पर शहरियों के जो मज़े हैं वो दुबाला होने वाले हैं, क्योंकि मौसम हसीन होने वाला है, बारिश के इम्कानात भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते जाएं, दर्जा हरारत की तरफ आ जाएं तो जो दर्जा हरारत पिछले दिनों में 45 तक चला गया था और फील लाइक 50 हो रहा था, वो अब चूँकि दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा आज 40 सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात हैं और कम से कम तकरीबन 28 सेंटीग्रेड तक रहेगा। और जो हवा में नमी का तनासुब आज रिकॉर्ड किया गया वो तकरीबन 30 से 40% है और हवा 3 से 4 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है। तो ये हवाएं इसी तरह चलती रहें। हमारी तो यही दुआ है कि मौसम बेहतर रहे और हमारे जो मूड हैं वो भी खुशगवार रहें, वीकेंड भी अच्छा गुजर जाए। और इसके साथ साथ चूँकि शाम के वक्त की अगर हम बात करें तो शाम के वक्त में भी मौसम इसी तरह बेहतर रहने वाला है, लेकिन साथ साथ आपने एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करनी है कि अगर तेज़ हवाएँ चलती हैं तो मज़ीद जो नुकसानात हैं उसका भी खदशा ज़ाहिर किया जाएगा। तो लिहाजा अगर तो आंधी तूफ़ान आता है तो आपने घरों में रहना है, घरों में रहकर इस मौसम को एंजॉय करना है। और अगर ज़्यादा तेज़ हवाएं नहीं चलेंगी तो आप बाहर निकल कर इस मौसम को खूब इंजॉय कर सकते हैं। जी, मेरा तो आज बहुत मेजर डोमेस्टिक मसला ये है कि मुझे घर जाके सफाई करनी है, क्योंकि कल रात को अंदाज़ा नहीं हुआ था कि इतनी मिट्टी और आंधी तूफान है कि आपके घर का हाल बिगड़ जाएगा। तो आज मेरा तो ये टास्क है, मेरे ख्याल से बहुत सारी ख़वातीन का यही टास्क होने वाला है। सुबह इनफैक्ट मैं और नताशा बात भी कर रहे थे कि रात को मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ कि इतनी आंधी तूफान आया और मेरे घर का हाल बुरा हुआ है। सो बहुत सारी ख़वातीन इमेजिन करी होंगी कि उन्होंने कैसे सफाई सुथराई करानी है, राइट नताशा? बिल्कुल ऐसी ही है अरबला। जब मुझे तो रात में ही कुछ फील होना शुरू हो गया कि अच्छा इतनी ज़्यादा डस्ट अब घर में आ गई है, उसको सफाई कैसे करनी है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, इस मौसम को भी इंजॉय करना है, साथ साथ घर को साफ भी करना है। बड़ा मसला होता है, हम ख़वातीन के लोगों को लग रहा होता है बड़ा आसान काम है ना, कोई मैनेज ही तो करना है। ये बहुत टेंशन होती है कि आपने सफाई सुथराई भी करानी है। थैंक यू वेरी मच नताशा, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें मौसम के हवाले से आगाह किया। बी सेफ, एंजॉय द वेदर, अच्छा मौसम है, इसको एंजॉय करें और साथ साथ अपना ख्याल भी रखें। अच्छा जी, कल हम PSL के हवाले से बात करते हैं कि रात को जब बारिश हुई तो उस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स का मैच शुरू हो चुका था और बारिश के बाइस ये मैच जो है वो रोक दिया गया और थोड़ी देर बाद जो आपको पता है बारिश शुरू हो गई। अभी जो इस वक्त पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल है और मैचेस की सूरत हाल है, इस पर हम तज्ज़िया ले लेंगे। हमारे साथ सैयद हैदर मौजूद हैं और उनको हम खुशामदीद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हैदर साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। हैदर साहब, PSL को आप ये जो अभी फिलहाल मैचेस चल रहे हैं, पहले तो मैं इस पे आपका तज्ज़िया लूँगी, कैसा चल रहा है ओवरऑल और पॉइंट्स टेबल पे? जब इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें, सिंस मुल्तान सुल्तान इज आउट ऑफ द लीग, उसके बाद जो हम बाकी कोयटा ग्लैडिएटर्स, कराची किंग्स, ओवरऑल टीम्स का एक एनालिसिस दें। हाउ डू यू फील अबाउट इट, ये जो मैचेस अभी चल रहे हैं? देखिए, मैचेस तकरीबन अब अपने इख्तिताम पे पहुँच रहे हैं। प्ले ऑफ जो है इस वीकेंड से शुरू हो जाएगा, नेक्स्ट वीक के शुरू से। तो सारी टीमें जो हैं अपने 6, 7, 8 मैचेस, मुल्तान सुल्तान में तो 8 खेलनी है। अब उनके लिए, मुल्तान सुल्तान के लिए तो PSL ख़त्म हो चुकी है क्योंकि उनके पॉइंट्स बहुत कम है। अब उनके पास कोई चांस नहीं ऊपर जाने का। पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स का मुकाबला, क्योंकि कराची किंग्स जो है 4थी पोजीशन पे, जो सेफ पोजीशन पे हैं वो लाहौर, इस्लामाबाद और कोयटा हैं। कोयटा जो है इन तीनों टीमों के लिए प्ले ऑफ में, इस्लामाबाद तो पहले ही इतने पॉइंट्स ले चुके हैं कि अब उसके लिए प्ले ऑफ में जाना यकीनी तौर पर है। लेकिन कोयटा ने अपनी परफॉर्मेंस बेहतर बनाई, वो भी ऊपर आ गई है। अब कराची किंग्स और पेशावर हैं, लेकिन कराची किंग्स जो है उसके पेशावर के 4 मैच बाकी हैं। पेशावर को अपने चारों मैच जीतना है, लेकिन चारों मैच उसके बड़ी टीमों के खिलाफ हैं, इस्लामाबाद के खिलाफ हैं, लाहौर के और कोयटा के खिलाफ। तो वो जीतना उन्हें मुश्किल नज़र आता है।
तो ऐसा लगता है कि पेशावर और मुल्तान इस साल जो है वो बाहर हो जाएंगी और दूसरी 4 टीमें इस्लामाबाद, लाहौर, क्वेटा और कराची जो है वो क्वालिफाई कर जाएंगे प्ले ऑफ्स के लिए। लेकिन इस सीज़न में हमें एक चीज़ जो है जिसने सबसे ज़्यादा हमें मायूस किया है, वो शायकीन की दिलचस्पी जो है वो बहुत कम रही है। स्टेडियम खाली पड़े रहे। कल पहला मैच था मुल्तान का मैच, और मुल्तान का मैच जो है वो क्वेटा के साथ, उसमें मुल्तान का मैच जो है उसमें स्टेडियम खाली पड़ा हुआ था, कोई उसमें तमाशाई नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। ठीक है, गर्मी है, धूप है, सब कुछ है, लेकिन मैनेजमेंट को भी मैचेस ऐसी जगह रखने चाहिए थे जहाँ पे शेड्स हों। लाहौर के स्टेडियम में शेड्स नहीं है, जिसकी वजह से धूप में शायद लोग नहीं बैठे। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन की गलतियाँ हुई हैं, कुछ शायकीन की अदम दिलचस्पी से PSL का जो हाइप बनना चाहिए था इस साल, वो नहीं बन सका है। और उसकी वजह एक ये भी है कि कुछ बड़े प्लेयर्स जो हैं इस साल नहीं खेल रहे हैं, जो नहीं आए। हालांकि कुछ पुराने बड़े प्लेयर्स आए हैं, लेकिन वो अट्रैक्ट नहीं कर पाए हैं। तो ये मैनेजमेंट को सोचना होगा कि PSL को अगर आगे चलाना है, वैसे भी ये 10 साल पूरे हो जाएंगे इस साल, तो उसके बाद नेक्स्ट ईयर जो है दोबारा बिडिंग होनी है, दोबारा टीमें ख़रीदी जाएंगी, और उसमें हो सकता है कोई मैनेजमेंट चेंज भी हो जाए। जैसे मुल्तान सुल्तान्स के अली तरीन ने ऐलान कर दिया है कि वो अब बिड नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि मुल्तान सुल्तान ओपन हो जाएगी। तो मुल्तान सुल्तान ओपन होगी तो कौन से ओनर्स आएंगे? पहले एक ओनर थे, वो मायूस कर चुके हैं, उन्होंने पेमेंट भी नहीं की PCB को खुद संभालना पड़ी। तो PSL को बेहतर बनाने के लिए, एक आइकॉन बनाने के लिए मैनेजमेंट को कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर लानी पड़ेंगी कि आइंदा सालों में PSL जो है उसमें IPL की तरह तब लोग शायकीन की तवज्जो भी हो, उनका जोश भी हो और उनकी भरपूर शिरकत हो, वरना PSL का जो मकसद है वो फौत हो जाएगा। अभी आपने हैदर साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, क्योंकि जिस तरह से अब ये सीज़न 10 चल रहा है PSL का, हमने देखा है कि शायकीन का जो इंटरेस्ट लेवल रहा है या जो इंथुजियाज़म रहा है टुवर्ड्स PSL मैचेस, स्पेसिफिक टीम्स, बड़ा अच्छा रहा है। और हमने इसको ब्रांड बनाने में आवाम का भी उतना ही हाथ है जितना फ्रेंचाइजेस का है। दैट्स व्हाट आई थिंक। लेकिन डू यू थिंक कि विद टाइम कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, या टीम्स उस तरह से शायद हाइप अप नहीं कर पा रही हैं, या PCB उसमें कोई रोल अदा नहीं कर पा रहा है? क्योंकि जो हम अच्छी टीम्स, अच्छी कॉम्बिनेशंस, इंटरनेशनल प्लेयर्स सब देख रहे हैं, उसके बावजूद लोगों का इंटरेस्ट ना होना, ये सिर्फ इकोनॉमिक रीज़न है या ये सारी कंट्रोवर्सीज भी इसमें कहीं ना कहीं रोल अदा कर रही हैं? देखिए, पहली चीज़ जो सबसे अहम चीज़ है वो है पाकिस्तान क्रिकेट नेशनल टीम की परफॉर्मेंस। वो इतनी ख़राब रही है पिछले 2 सालों में कि लोग क्रिकेट से मुतनफ़र हो गए। अब क्रिकेट से वो लोग देख रहे हैं जो क्रिकेट हर सूरत में देखना चाहते हैं। पहले वो लोग भी क्रिकेट देखते थे जिनको क्रिकेट का पता नहीं होता था, लेकिन वो इसलिए देखते थे कि पाकिस्तान का नाम हो रहा है, पाकिस्तान जीत रहा है, पाकिस्तान का फ्लैग ऊपर जा रहा है, पाकिस्तान ट्रॉफी उठा रहा है, मैचेस जीत रहा है, तो वो इसलिए भी देखते थे। अब वो लोग जो हैं, यानी हमारे पाकिस्तान क्रिकेट में जो सपोर्टर हैं वो 2 किस्म के। एक तो वो हैं जो प्योर क्रिकेट को जानते हैं, समझते हैं, क्रिकेट को एंजॉय करते हैं, टेक्निकली समझते हैं, और एक वो हैं जो क्रिकेट नहीं समझते हैं, सिर्फ पाकिस्तान का नाम देखना चाहते हैं। PSL में इस साल शायकीन की अदम दिलचस्पी का एक एलिमेंट ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम, नेशनल टीम परफॉर्म नहीं करी। सेकेंडली, इकोनॉमिकली हालात भी आपको पता है कि लोग जो हैं वो इतने महंगे टिकट लेकर नहीं जाना चाहते हैं। हालांकि इस साल PSL की बाद में प्राइसेस भी कम की गई ताकि लोग आ सकें, लेकिन लोग नहीं आए। लेकिन PSL की मैनेजमेंट जो है उसने अभी तक इस बात को एक्नॉलेज नहीं किया है कि कुछ PSL के टिकट महंगे हैं या उसकी वजह से नहीं आ रहे हैं। वो समझते हैं कि शायद मौसम गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, क्योंकि माजी में PSL फरवरी और मार्च में होती थी, बल्कि जनवरी में भी हुई है, जनवरी और फरवरी में। लेकिन अब जो है वो मई में हो रही है। मई का जो सीज़न है, वेदर है, वो बहुत ही, अभी आप वेदर पे बात करेंगी कि बहुत 50 अगर सेल्सियस पे टेम्परेचर हो तो कौन बैठ सकता है धूप में, गर्मी में। तो ये सारे फैक्टर हैं। टाइम फ्रेम भी देखना पड़ेगा PSL को, टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, कौन से स्टेडियम में मैच होना चाहिए जहाँ पे शेड्स हों, जहाँ पे लोग देखना चाहते हो। जो छोटे स्टेशंस हैं, हमने अभी तक उनको ट्राई नहीं किया। मुल्तान को, पेशावर पे यूटिलाइज नहीं किया। पेशावर यूटिलाइज करना चाहिए। पेशावर जो है उन्होंने कोशिश भी की थी, लेकिन PCB ने स्टेडियम जो है उसको अप्रूव नहीं किया। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पे PSL काम नहीं कर रही है। मुझे ऐसा लगता है ज़ाती तौर पर PSL को निपटाया जा रहा है, भुगताया जा रहा है कि बस चलें जी, एक है इवेंट, इसको कर दें। अब तो ऐसा लगने लगा है कि हम आपस में जर्नलिस्ट बात करते हैं तो ये कहते हैं कि ये PSL नहीं हो रहा है, कोई कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का इवेंट हो रहा है जिस पे कोई तवज्जो नहीं है, बस लोग आ जाएं, ठीक है, नहीं आते हैं कोई बात नहीं, TV राइट से पैसे मिल जाएंगे।
तो अगर आप ऐसे सोचेंगे तो आप फिर ब्रांड नहीं बना सकते। आपको ब्रांड बनाने के लिए आपको कुछ बहुत ज़्यादा आगे चलकर काम करना पड़ेगा। ये तो है जैसा ब्रांड बना हुआ है, अगर आप इसको सस्टेन नहीं करेंगे तो चीज़ें ऑब्वियसली, हम इतनी बड़ी इंटरनेशनल लीग्स के साथ मुकाबला करें, वी आर नन लेस देन दोज लीग्स, हम उन लीग से कम कहीं भी नहीं रहे हैं, माजी के अंदर हमने देखा है। बट यू आर सो राइट कि अगर हम इसको निपटाने वाली जहनियत के साथ करेंगे तो आइंदा आने वाले सालों में लोगों का जो बचा खुचा इंटरेस्ट है वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म होगा। स्टिल वी आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन स्टेडियम्स, ऑन टीम फ्रेंचाइजेस, अपना काम करेंगे। बट वही बात है कि अगर क्रिकेट टीम उस तरह से परफॉर्म नहीं करी तो लोगों की डिसअपॉइंटमेंट बनती है। अच्छा जी, आज पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच है और अभी आपने खुद भी कहा कि पेशावर ज़ल्मी इज़ इन हॉट वाटर्स। ज़ाहिर है उनका अभी जीतना बड़ा ज़रूरी है, जबकि इस्लामाबाद इज़ ऑन अ वेरी सेफर साइड, राइट? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद जो है बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है और उनकी बैटिंग बड़ी बैलेंस है। और सबसे जो उनमें अहम जो चीज़ हुई है साल, वो जैसन होल्डर आए। जैसन होल्डर ने बड़ी अच्छी ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी है, यानी मिडिल ऑर्डर को संभाल लिया, मिडिल बॉलिंग भी संभाल ली उन्होंने, मिडिल बैटिंग भी संभाल ली। फिर उनके ओपनिंग स्लॉट में बड़े अच्छे बैट्समैन हैं, 100% परफॉर्मेंस देते हैं। उनके ओपनर्स साहबजादा फरहान हैं, कोलिन मनरो हैं, शहजाद हैं। फिर उनका टॉप ऑर्डर जो है वो भी परफॉर्म कर रहा है। फिर मिडिल में उनकी बॉलिंग जो है वो बड़ी बैलेंस है, बड़ा जो है वो मैनेज करते हैं अपने आप को। जहाँ पे कहीं अगर मार पड़ रही होती है तो बॉलिंग चेंज करते हैं, जल्दी करते हैं। और कोऑर्डिनेशन बड़ा अच्छा है। शादाब खान बड़ी अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, उनका प्लेयर्स के साथ बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन है। उनका मैच पे बड़ी ग्रिप होती है। कप्तान की सबसे बड़ी एबिलिटी यही होती है कि मैच पे ग्रिप हो उसकी, इमीडिएटली वो समझ सके कि आगे क्या होने वाला है, कौन सा बैटर है जिसको हमें देखना है, कौन से बॉलर्स हैं जिनको देखना है। तो आप ओवरऑल जब सिचुएशन को रिव्यू करके मैदान में आते हैं, आपके पास होमवर्क किया हुआ होता है। तो इस्लामाबाद, पेशावर में कोऑर्डिनेशन की कमी है। उनके बड़े बैट्समैन जो थे वो साइम अयूब इंजरी के बाद आए, वो कुछ नहीं कर पाए। बाबर आजम खुद दुनिया के माने हुए बैट्समैन है, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो अब जब आपके दो अच्छे बैट्समैन कुछ नहीं कर पाते हैं तो आपकी बैटिंग तो, अच्छा बाबर आजम की बदकिस्मती समझ लीजिए या फ्रेंचाइज ओनर्स की नादानी समझिए कि बाबर आजम जिस टीम में होते हैं वो टीम फिर अच्छे बैट्समैन नहीं लेती है मिडिल में, वो सारा बोझ बाबर पे डाल देती है। आप बाबर पे इतना बोझ नहीं डाल सकते क्योंकि T20 क्रिकेट है जो बड़ी इतनी मैनेजेबल होती है। क्या एक अगर प्लेयर जल्दी आउट हो गया तो सारी बैटिंग जो है वो परेशान हो जाती है। तो इस जगह बाबर पे ज़्यादा प्रेशर डाल के, बैटिंग का बोझ डाल के वो रिजल्ट नहीं मिल सके, बाबर नहीं दे पाए, तो बैटिंग उनकी जो है फेल हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो है, पहले उनके पास माजी में रदरफोर्ड होते थे, वो संभालते थे बैटिंग को, फिर उनकी बैटिंग जो है वो सर्वाइव करते, अब सर्वाइव नहीं कर पा रही है। 3 ऊपर के बैट्समैन जैसे ही हारिस, बाबर और साइम आउट होते हैं तो बैटिंग जो है वो कोलैप्स हो जाती है। फिर बॉलिंग में उनके विली चले गए हैं, फिर अब स्पिनर्स जो है उनके वो काम नहीं कर पाए जैसा कि कहा जा रहा था, मेहरान, मुमताज़ और दूसरे। तो बॉलिंग भी डिस्टर्ब हुई, बैटिंग भी डिस्टर्ब हुई, तो उससे बैलेंस बिगड़ गया जिससे उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रह सकी। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच हैदर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। सैयद हैदर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे जी, PSL के ऊपर अपना तज्जिया दे रहे थे। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी मैच होने वाला है, देखते हैं कौन जीता है। 2 के इस्लामाबाद इज ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्गर साइड, सो लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, इसमें हम आपकी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें कराची के हवाले से बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमारे किचन के अंदर कुछ खुशबू आ रही है, खाना बन रहा है। शेफ़ अली रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। क्या बना रहे हैं आज आप? मैं तवा चिकन कीमा बना रहा हूँ। ठीक है, और 7 पराठे बना रहा हूँ। 7 पराठे बना रहे हैं नाश्ते में। आज अच्छा मौसम है, आपको नाश्ते में पराठे और तवा चिकन खाने को मिलेगा। मेरी टीम तो पहले बड़ी खुश चल रही है। अच्छी सी रेसिपी बता दें। अच्छा, इसके अंदर आपने 1 अदद प्याज डालना है, ठीक है, 2 अदद टमाटर डालने हैं, ठीक है, उसके बाद 1 चम्मच सुरख मिर्च डालनी है जो कश्मीरी होती है, ठीक है, तो 1.5 चम्मच जो है टीस्पून जो होते हैं वो 1.5 डालने हैं आपने हल्दी के, ठीक है, नमक हस्बे ज़ायक़ा होगा,
और उसके बाद इसको आप तवे भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने पहले से ही ये इसको ना चॉप कर दिया है, ठीक है ना, क्योंकि तवे के अंदर वो साबुत होता है थोड़ा सा, उसके अंदर वो खुरपियों के साथ थोड़ा टका किस तरह का पड़ जाता है। हाँ, वो सिर्फ हम यहाँ नहीं कर सकते। उसके अंदर फिर गार्लिक डलेगा 1 चम्मच, ठीक है, पेस्ट जो होता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप लोग इसके अंदर योगर्ट डालेंगे, वो कम से कम होगा कोई 100 ग्राम, 100 ग्राम, ठीक है। उसके बाद टॉपिंग होती है हरी मिर्च की होती है, जिंजर होती है, तो उसके बाद कोरिएंडर होता है। अभी आप इसको तवे पे नहीं, आप इसको उस पैन में ही करें, ताकि वो तवे पे हमें टक तो करने में मुश्किल होगी। जी मेरे, क्योंकि ये आपके सामने ये पैन है मेरे पास, बिल्कुल ठीक है, तो जो चीज़ होगी उसके अंदर, क्योंकि तवे के अंदर भी बहुत अच्छा बनता है, इसके अंदर भी बना सकते हैं, अच्छा बन सकता है, ठीक है, ओके परफेक्ट। और अभी आप इसके साथ पराठे फ्राई करेंगे और वो देंगे, ओ बेहतरीन। चलिए जी, हम आपको उसकी फाइनल प्रेजेंटेशन भी दिखाएंगे। मीनवाइल हम आपको कराची लिए चलते हैं, जहां पर सिंध हुकूमत ने जी माउंटेन बाईसाइकिल एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ किया है। चाहे तंगलियाँ हों, शॉपिंग मॉल्स हों, मार्केट्स हों, हर जगह जो आपको फर्स्ट एड है वो मिल सकेगी। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इस एम्बुलेंस सर्विस में ख़वातीन भी शामिल हैं। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे मुजम्मिल फिरोजी हमें बता रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग अर्मला। हम आपको वक्तन फ़वक्तन दिखाते रहते हैं कि हुकूमत सिंध और महकमा सेहत सिंध जो है वो सिंध में सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए क्या इक़दाम कर रहा है। एक बड़ा मुस्बत कदम उठाया गया है हुकूमत सिंध की जानिब से कि जो शहर कराची की दूर दराज गलियाँ हैं, जो गुंजान आबाद इलाके हैं, वहाँ पर फ़र्स्ट एड की सहूलत जो है वो किस तरह पहुँचाई जा रही है। हुकूमत सिंध की जानिब से रेस्क्यू का एक इदारा है 1122, उसके तहत जो है एक माउंटेन बाइक एम्बुलेंस का आगाज़ किया गया है। उसका मकसद ये है कि जो कराची के गुंजान आबाद इलाके हैं, जो तंग गलियां हैं, जहां तंग रास्ते हैं, वहां पर बड़ी एम्बुलेंसेस का पहुंचना मुश्किल होता था, अब जो है ये माउंटेन बाइक एम्बुलेंस के ज़रिए जो है वो पहुंचना आसान होगा। आज अर्मला, अब हम पहुँचे हैं फील्ड में, और फील्ड में हम आपको मिलवाते हैं खातून से जो साइकिल पर लोगों को फ़र्स्ट एड सहूलियत पहुँचा रही हैं। आप ये बताइएगा कि कितना अब तक जो है आपने कितने केसेस डील किए हैं और ये किस तरह से आप रिस्पॉन्ड करते हैं। ये साइकिल यानी माउंटेन साइकिल एम्बुलेंसेस जो हैं वो बनी हैं उन एरियाज़ के लिए, जैसे कि जो मार्केट्स होते हैं या जहाँ पे रश ज़्यादा होता है, कुछ मॉल लाइक हैदरी, इस टाइप के एरियाज़ के लिए जो है ये हमारे पास एम्बुलेंस सर्विस मौजूद है। हम डेली बेसिस पे देखिए, इट्स डिपेंड ऑन द काउंट ऑफ इमरजेंसीज़ कि कितनी जो है वो इमरजेंसीज़ जो है हमारे पास लैंड हो रही हैं। उनमें से अप्रॉक्स पर डे 40 जो है वो फर्स्ट एड की कॉल्स हम आंसर कर रहे होते हैं, जिनको माउंटेन साइकिल एम्बुलेंस डील कर रही होती है। किस कॉल पे फीमेल जाती हैं और किस कॉल पे मेल जाते हैं? देखिए, इसमें कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती हैं। सबसे ज़्यादा एडवांटेज उन लोगों को है लाइक जो गायनी पेशेंट्स हैं या जो लोग चाहते हैं कि फ़ीमेल कोई पैरामेडिक स्टाफ हो या नर्सिंग स्टाफ हो जो आके हमारे पेशेंट को डील करे, लाइक फ़ीमेल जो पेशेंट्स होते हैं, तो उनके लिए जो है ये एक बेनिफिट है। और हमारे मेल और फीमेल दोनों स्टाफ जो है वो किसी भी किस्म के पेशेंट को फ़र्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें किसी किस्म का कोई वो नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, तो हर तरह के एरिया में ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है। आप क्या समझती हैं कि अब जो है एज ए फ़ीमेल आपको क्या लगता है कि दूसरी लड़कियों को इस फील्ड में आना चाहिए? देखिए, बिल्कुल मैं ये समझती हूँ कि हर फीमेल को जो है वो आगे आना चाहिए, अपने कंट्री को सपोर्ट करना चाहिए। जी अर्मला, आपने सुना कि जो खातून हैं बहुत उम्मीद नज़र आ रही हैं और काफ़ी पुरजोश भी हैं कि जो सर्विसेज वो दे रही हैं वो अपना काम भी कर रही हैं और अपना पैशन भी पूरा कर रही हैं। अब हम चलते हैं 1122 के जो डायरेक्टर हैं, जो इंतज़ामी अमूर देखते हैं, उनसे जानते हैं कि उनके पास कितनी सहूलत मौजूद है, कितनी साइकिलें हैं, किस तरह से वो लोगों को पहुँचा रहे हैं और अब तक उन्होंने कितना टारगेट अचीव किया है। इस वक्त हम मौजूद हैं 1122 के डायरेक्टर ऑपरेशन के साथ। डायरेक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि क्या आपका थीम है, इसके पीछे मकसद क्या है और कितने सोर्सेज आपके पास अभी मौजूद हैं? शुक्रिया मुजम्मिल। जैसे कि सिंध गवर्नमेंट का एक विज़न है कि प्री हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल आने से पहले जो अमवात हो जाती हैं उसको कम करना है। अब एम्बुलेंस सर्विस, एम्बुलेंस हर जगह पर नहीं पहुंच सकती, सो उसके लिए डिफरेंट मॉडल चलाएं। हमने एम्बुलेंस के साथ रैपिड रिस्पांस बाइक भी चलाई है, इसी तरह हमने ये साइकिल वाला मॉडल भी यहाँ पे किया है। अभी इसको हमने स्टार्ट किया है कराची से, कराची के क्योंकि 2-3 कंसिडरेशन हमारे पास आई थी, तो हमने क्या किया है कि बड़े मॉल्स के अंदर इस साइकिल को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। किसी किस्म की फ़र्स्ट एड
वो चाहे वो स्ट्रोक हो, चाहे कार्डिक अरेस्ट हो, किसी कोई गिर जाए, किसी का ब्लीडिंग आ जाए, कोई बेहोश हो जाए, तो वो फर्स्ट एड वहाँ पे देगा, उस बंदे को स्टेबलाइज करेगा एंड देन एम्बुलेंस आएगी, उसको वहाँ से हॉस्पिटल ले जाएंगे। छोटे छोटे जो कंजेस्टेड एरिया हैं, मिसाल के तौर पर आप सदर चले जाएँ, आप किसी ऐसी मार्केट में जाएँ जहाँ पर ट्रैफिक का फ्लो बहुत ज़्यादा है, कि कम अज़ कम जो जिस बंदे ने हमें कॉल की है, जिस बंदे ने हमें अप्रोच किया है कि भाई आप, हमारा बंदा तकलीफ़ में है, आप पहुँचें, तो हमारी एम्बुलेंस पहुँचने में आधा घंटा लगता है, बाइक में 25 मिनट लगते हैं, तो साइकिल 10 मिनट में पहुँच जाएगी। हमारे जो साइकिल के अंदर, बाइक के अंदर, एम्बुलेंस के अंदर जो इक्विपमेंट है तकरीबन सेम है, बंदे हमारे ट्रेंड है। हम जो बाय एंड हम देख रहे हैं, जो हमारा विज़न है वो ये है सिंध गवर्नमेंट का, कि हम ये चाहते हैं कि जो भी कॉल आए वो जान उसके बाद ना जाए। अच्छा, ये फरमाइएगा कि अभी आपके पास टोटल कितना मैन पावर है और कितनी आप समझते हैं कि और होना चाहिए मैन पावर, और सोर्सेज बताइए, साइकिल्स कितनी, एम्बुलेंस वगैरह की तादाद? हमारे पास टोटल मिला के कोई 622 का हमारे पास फ्लीट साइज़ है, और उसमें एम्बुलेंस भी हैं, और साइकिल का अभी 10 है हमारे पास, बाइक हमारे 25 हैं। जी अरमला, आपने सुना कि इस जो डायरेक्टर ऑपरेशन है उनका कहना यही है कि अभी फ़िलहाल जो है हमने 10 साइकिल जो माउंटेन एम्बुलेंस शुरू की है, उससे अगर इसका जिस तरह से रिस्पांस आ रहा है और जिस तरह से फीडबैक आ रहा है लोगों का, तो फ्यूचर में जो है इसके नंबर्स बढ़ाए जाएंगे, ताकि दूर दराज इलाकों में और गुंजानाबाद जो इलाके हैं वहाँ पर बेहतरीन सेहत की सहूलियात और बर वक्त तिब्बी इमदाद पहुँचाई जा सके। जी वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। और प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने वाला है, लेकिन हमने सोचा कि आपको जाते जाते किचन में जो मज़ेदार सा एक कीमा, जो कि तवा कीमा है, और साथ साथ पराठे जो रेडी हो चुके हैं उसकी फाइनल प्रेजेंटेशन भी दिखा दें, और जो गार्निशिंग शेफ़ अली रज़ा ने किया है वो भी बता दें। हाँ जी, खाना रेडी हो गया? बिल्कुल जी जी, चलें आप बता दें, इस पर आपने गार्निशिंग वगैरह जो की है, और साथ आपने पराठे। ये मेरे पराठे हैं, और उसके बाद ये जो तवा कीमा होता है ना, वो बिल्कुल ड्राई होता है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ग्रेवी नहीं होती, क्यों उसके अंदर ज़्यादा चीज़ आप डालेंगे ना, वो ग्रेवी बन जाएगी किस तरह कढ़ाई की होती है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि तवे की जो भी आइटम होती है ना वो बिल्कुल ड्राई होती है। ठीक है, ये मैंने बनाया है, ये अपना पराठा है मेरे पास, ये मेरे पास कीमा है। ठीक है, तो बड़ी आसान इसकी रेसिपी है। ठीक है, आप लोगों ने इसके अंदर 100 ग्राम दही डालना है, और 1 टमाटर डालना है, और एक आपने बड़ा सा प्याज डालना है। उसके बाद आपने कोई 2 चम्मच जो खाने वाले होते हैं, 2 चम्मच वो आप लोगों ने डालने हैं इसके अंदर ऐल के। ठीक है, उसके बाद इसकी हल्की सी कुकिंग करेंगे ना, कुक करके उसके अंदर आपने थोड़ी सी ग्रेवी बनेगी, उसके अंदर आपने कीमा डाल देना। ठीक है, कीमा आपका मोटा थोड़ा सा निकला होना चाहिए। आपके पास तवा नहीं है, आपके पास पैन है घर में, आप ये यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर जो गरम मसाले हैं ना, उसके अंदर थोड़ी सी सूखा धनिया लेना है, वो 2 टीस्पून होंगे। उसके बाद कसूरी मेथी होगी, वो 1/2 टीस्पून होगा। नमक हैसला जायका होगा। उसके बाद लाल मिर्च जो आप किस तरह की लाइक करते हैं, स्पाइसी चाहते हैं या नॉर्मल चाहते हैं, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच शेफ़ अली साहब, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और इतनी अच्छी आपने कीमा और पराठे की रेसिपी में बताई। उम्मीद करते हैं जी आपको हमारा आज का शो पसंद आया होगा। अब मेरी आपसे मुलाकात होगी मंडे को, लेकिन कल और परसों आप हमारा बेस्ट ऑफ देख सकेंगे, और फीडबैक आपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी देना है। मंडे तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।